हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का लेसन 5 व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस शुरू करते हैं कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। देखिए, हिस्ट्री में यदि किताबें जो लिखी जाती थी, ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, अब बुरियल्स होती हैं कब्रें, वो हमें क्या बताती हैं प्राचीन काल के बारे में, उस टाइम के बारे में। इसी को लेकर के आपका चैप्टर है दुनिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेद के बारे में पढ़ा ही होगा। देयर आर 4 of them, द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बारे में आपने जाना ही होगा, आपको पता ही होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। कंपोज्ड अबाउट 3000 ईयर्स हो, जो इसको कंपोज किया गया था 3500 वर्ष पहले। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, जो ऋग्वेद में हैं तो हाइम्स होते हैं श्लोक वगैरह जो होते हैं वो मोर देन 1000 हाइम्स, हजारों से भी ज़्यादा इसमें हाइम्स हैं, जिनको उसमें हिंदी भाषा में सूक्त भी कहा जा सकता है, सूक्त हैं। तो ये जो विभिन्न, इसकी मैं आपको हिंदी से में ही बता देती हूँ। देयर गॉड्स एंड द वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये भगवान और देवी देवताओं के बारे में। इसमें से ये जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, जो इसमें श्लोक हैं वो देवी और देवताओं की स्तुति करते हैं। तो इनमें से जो 3 देवता हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता होते हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम जो है एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, सोम जो है एक खास तरह का पौधा जिससे एक पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो ये जो होते हैं, प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट्स टू डिसाइड द मेमोराइज ईच syllable, word and sentence bit by bit with care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वयं पाठ द्वारा याद करवाते थे। बिल्कुल प्राचीन काल में इन श्लोकों को जो विद्यार्थी होते थे आश्रमों में रहते थे और इनको बिल्कुल कंठस्थ करवाते थे आचार्य जी जो होते थे। अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता होते थे वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना थी वो महिलाओं ने भी की थी, और जो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। जो ये श्लोक वगैरह लिखे जाते थे ऋग्वेद, ये जो सारी ये वेदों की रचना की गई है वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत में कहलाती है, उनकी जो भाषा होती है। और तुम जो स्कूलों में पढ़ते हो, स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उनसे यह थोड़ी भिन्न है। आजकल जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और जो इनकी संस्कृत थी ये थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी और ज़्यादा टफ होती थी, प्राक संस्कृत कहलाती थी ये। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत भाषा भारतीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत इज द पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज द इंडो यूरोपियन। सम इंडियंस लैंग्वेज सच एज, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं फारसी हो गई, यूरोप हो गई। बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं, सारी इसी संस्कृत भाषा से। इनमें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृभाषा जैसे हो गई संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को कहा गया है। इसमें भाषाओं के बारे में बताया ही गया है ये वाले, इसमें संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज इनसे निकली हैं और कौन सी लैंग्वेज इनसे रिलेटेड हैं। द बुक्स वी यूज़ आर रिटिन एंड प्रिंटेड, जो बुक्स अब हम यूज़ करते हैं वो रिटिन हुए लिखी हुई होती हैं और प्रिंटेड की होती हैं, लेकिन पहले रिटिन और प्रिंटेड नहीं होती थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पहले की संस्कृत में और अब की संस्कृत में और अब की बुक्स में ये डिफरेंस होता है कि अब की जो ये बुक्स होती हैं वो प्रिंटेड होती हैं और रिटिन होती हैं।
द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता था, सुना जाता था और उसे पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ऋग्वेद को छापने का काम, इसकी जो ये ग्रंथ बना। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? मैं इसे आपको हिंदी में समझाती हूँ। इतिहासकार, हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता जिसको हम बोलते हैं, की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अन्वेषणों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ऋग्वेद का वो अध्ययन कैसे करते हैं वो इसे देखेंगे हम। Some of the hymns in the ऋग्वेद are in the form of dialogues। ऋग्वेद के कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं और देवियों के रूप में जो पूजे जाते हैं वो 2 नदियां हैं, व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक दूसरे के सूक्त का अंश है। जो ऋग्वेद में कुछ सूक्त जो होते हैं वो वार्तालाप के रूप में हैं। तो जो वार्तालाप के रूप में जो सूक्त आपको बताए जाएंगे वो किसके बीच में है? व्यास और सतलुज 2 नदियां हैं, पूजित नदियां। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में जो ये जो 2 नदियां हैं, व्यास और सतलुज, इनके बीच में यह संवाद एक सूक्त का अंश है। तो ये जो नेक्स्ट पेज पर दिखाया गया है वो विश्वामित्र एंड द रिवर, जो व्यास और सतलुज आपको बताई गई हैं, उनका ये वार्तालाप ही दिखाया गया है। आप इसे रीड करेंगे। और जो ऊपर ये दिखाया गया है, देखिए ये ब्लैक उसमें ये लिखा हुआ है कुछ, ये आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो है आपका ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जिसपे वृक्ष की छाल पर लिखी हुई ये पांडुलिपि है, जो कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल्स होते हैं मवेशी यानी कि पशु वगैरह, और घोड़े होते हैं, घोड़े ही हो गए हॉर्सेस, एंड चैरियट्स होते हैं रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल्स। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। प्रार्थनाएं हैं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लड़ाइयाँ तो अलग अलग बातों के लिए होती थी, युद्ध होते थे, उनमें चैरियट्स वगैरह यूज किए जाते थे। तो उसी को लेकर ये पैराग्राफ है। जो भी कोई जीता गया हुआ धन होता था उनको सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। जो युद्ध होते थे उनमें युद्ध में जो भी जीता गया धन होता था वो उसका कुछ हिस्सा सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट, यानी कि पुरोहितों को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, और जो बाकी हिस्सा बचता था वो लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। तो इसी को लेकर है ये सारा। और ये नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे, इसी में मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, जो अधिकांश पुरुष थे इन युद्धों में भाग लेते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग जो है सभा में थे और युद्ध की शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। तो के स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये पैराग्राफ है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स को लेकर, ये युद्ध को लेकर ही है। जो हॉर्सेस घोड़े और चैरियट्स रथ वगैरह युद्ध में यूज जाते थे, और जो धन था उसको कैसे यूज किया जाता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब इस जो पैराग्राफ में बताया जाएगा वो लोगों के बारे में बताया जाएगा कि वो लोगों का जो वर्गीकरण किया गया था वो किस तरीके से किया गया था। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। देयर वर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए सेवरल वेज थे। कौन कौन से? द टर्म ऑफ द वर्क दे डू, जो वो लैंग्वेज, द भाषा, दे स्पीक, जो वो बोलते थे, द प्लेस दे बिलोंग टू, किस स्थान से वो बिलोंग करते थे, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे। तो
देर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स थे, दो समूह थे, हु वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क, जिनको डिस्क्राइब किया था गया था उनके काम के आधार पर। वो कौन कौन से थे? द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो प्रीस्ट थे, पुरोहित जो थे उनको ब्राह्मण्स के नाम से जाना जाता था। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, जो वेरियस रिचुअल्स यानी कि तरह तरह के यज्ञ वगैरह और अनुष्ठान करते थे, रिचुअल्स कहते हैं अनुष्ठानों को। और दूसरे लोग थे राजा, प्रीस्ट या राजा को, ये दो ग्रुप थे जिनको डिस्क्राइब किया गया था उनके काम के आधार पर। These राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ये जो राजा ये ऐसे नहीं होते थे जिनके बारे में, वैसे नहीं थे जैसे कि इनमें पहले होते थे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ये जो राजा होते थे राजधानी और महलों में नहीं रहते थे। पहले जैसे राजाओं के बारे में बताया जाता महलों में रहना और राजा थे, ये थोड़े से अलग टाइप के थे। ये राजधानी और महलों में नहीं रहते थे, ना ही इनके पास कोई सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ऐसा भी कुछ नहीं था कि एक राजा के बाद उसका बेटा ही शासक बनता था। ये राजा थोड़े डिफरेंट टाइप के होते थे। इनको केवल काम के आधार पर बांटा गया था कि राजा है, लीडर के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चलिए नीचे वाला पैराग्राफ, नीचे वाली हेडिंग्स को देखते हैं। इसमें सारा राजा एंड पुरोहित के वर्क्स के बारे में बताया गया है, ऊपर वाले पैराग्राफ्स के बारे में। नीचे आते हैं साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मैगलिथ्स होती हैं कब वो महापाषाण। तो खामोश प्रहरी, साइलेंट सेंटिनल्स, खामोश प्रहरी। और किसकी? द स्टोरी ऑफ मैगलिथ्स, कहानी है ये महापाषाण की। महापाषाण के बारे में इसमें बताया जाएगा। दीज स्टोन बुल्डर्स आर नोन एज मैगलिथ्स, जो ये शिलाखंड होते हैं वो महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जो ये मैगलिथ्स होते हैं, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, उसके चारों तरफ लगाए जाते थे, उन्हें मैगलिथ्स बोला जाता था। नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली जो पिक्चर है ये मैगलिथ्स की ही है। दिस टाइप ऑफ मैगलिथ्स इज नोन एज द केस्ट। ये जो मैगलिथ्स है, इस तरह के महापाषाण को सिस्ट के रूप में, सिस्ट नाम से जाना जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट हॉल, बड़ा यानी कि बड़ा सुराग है। देख रहे हैं आप, एक सुराग दिखाया गया है। ये देखिए कब्र में एक सुराग दिखाया गया है। पोर्ट हॉल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सुराग को? पोर्ट हॉल। बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इससे ही, इस होल के थ्रू ही, ये होल बना हुआ है, ये कब्र के अंदर जाने का रास्ता इसके थ्रू बनाया जाता था। तो ये कब्रों के बारे में इसमें बताया गया है, पोर्ट हॉल वगैरह के बारे में, महापाषाण के बारे में। जो ये पत्थर लगाए जाते थे कब्रों के चारों तरफ, इनको पोर्ट हॉल के रूप में जाना जाता था। अब देखो ये लोहे के समान कब्रों के पास कुछ मिलते थे। ये नीचे आप पिक्चर देखेंगे, इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मैगलिथ्स बरियल्स। जो बरियल्स कब्रें होती थी, इनके जो चारों तरफ ये कुछ लोहे के सामान मिलते थे। जैसे बाईं ओर ये आप देखेंगे घोड़े के लिए सामान है, और नीचे बाईं ओर देखेंगे कुल्हाड़ियाँ हैं ये, और नीचे एक कटार दी गई है। ये सब कुछ आप ये देख रहे हैं जो कि ये कब्रों के पास मिलता था। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स आते हैं। अब हम सोशल डिफरेंसेस, लोगों के बीच में, लोगों की समानताओं के बारे में पता करना। लोगों के बीच में जो सामाजिक असमानता थी, क्यों थी, कैसे थी, इसके बारे में अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि जो डेड पर्सन के साथ में, देखिए पहले क्या होता था, कब्रों के पास में उनसे रिलेटेड उनके पास सामान मिलते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते थे कि ये जो सामान है मरे हुए व्यक्ति का पसंदीदा सामान होता था। उस व्यक्ति का जो भी पसंदीदा सामान होता था उसके पास उसको दफना दिया जाता था। पुरातत्व मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई जो चीज़ें होती हैं मरे हुए व्यक्ति के ही रहती थी। कभी कभी यह कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा
चीज़ें मिलती थी। एक मतलब ज़रूरी नहीं है सभी कब्रों के पास एक सा सामान मिलता था, किसी कब्र के पास कम और किसी कब्र के पास ज़्यादा होता था। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को, भिन्नता को दर्शाता था। देखिए, जो अमीर होते थे उनके पास कुछ चीज़ें अच्छी मिलती थी, ज़्यादा मिलती थी, और जो गरीबों के कब्रों के पास थोड़ी कम मिलती थी। तो ये सामाजिक असमानता को ये दर्शाता था। वर सम बुरियल्स स्पॉट मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। पोर्ट हॉल के थ्रू, पोर्ट हॉल से आने जाने का रास्ता बना हुआ था, वहाँ से आकर ये सारा काम होता था। नीचे वाले पैराग्राफ पे आएंगे। स्पेशल बुरियल एट इमाम ग्राम, इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में इसमें बताया जाएगा। ये 2700 ईयर्स एगो के बारे में है, इसमें भी कब्र के बारे में है। इस पैराग्राफ में आप इसको पढ़ लेंगे, रीड करेंगे। और ये जो है आपका देखिए, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, कंकालों के अध्ययन हमें क्या बताते हैं, इसमें ये बताया गया है। ये भी सब कंकालों के बारे में ही है। और नीचे वाला है ऑक्यूपेशन। अब हम आते हैं ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव। इमाम गांव के ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, काम धंधे लोगों के, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसेंस। पुरातत्ववेत्ता जो होते थे उनको गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों का काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सब जो है सब यहाँ पर मिले हैं। बफेलो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ। गॉट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर्स, ब्लैक बक्स, एंटीलोप्स, हेयर एंड मैंगूज, ये सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि इनकी भी जब यहाँ पे मिले हैं तो ये लोग इनको खाते होंगे। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर बेर, आंवला यानी कि आंवला, जामुन, डेट्स एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज आर कलेक्टेड, इनकी भी ये सब कुछ यहाँ पर एकत्रित किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। तो इस प्रमाण के आधार पर यूज द एविडेंस टू द लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इमाम गांव। इस प्रमाण के आधार पर इमाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बन सकती है कि वो लोग क्या काम करते थे, क्या उनका व्यवसाय था, क्या उनके धंधे थे। एनी इल्स वेयर्स, अलग से कुछ इसमें बताया गया है। तो फाइंड चाइना इन योर एटलस, एटलस में चाइना को देखिए। लगभग अराउंड 3500 ईयर्स एगो, 3500 वर्ष पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन द चाइना। हम यहाँ लेखन की एक कला के सबसे पुराने उदाहरण को पाते हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल्स बोन, ये जो राइटिंग्स थी वो एनिमल्स की बोन पर थी। दीज वर कॉल्ड ऑरेकल बोन्स, ये जो बोन्स कहलाती थी इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। किंग्स, प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी फ्यूचर के बारे में। किंग्स गॉड scribed to write questions on the bones, would they win battles, उन्होंने मतलब कौन कौन से युद्ध जीते। would the harvest be good, कौन सी फसल अच्छी हुई। would they have sons, क्या उनके पुत्र थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डालकर जला दिया जाता था। इन सब के बारे में भविष्यवाणी करके को उस पर लिखा जाता था लेखन कला के थ्रू 3500 वर्षों पहले चीन में।
तो ओके स्टूडेंट, इसमें ये दिया गया है और ये कुछ इसमें देखो दिखाया भी गया है, लेखन कला के बारे में दिखाया गया, आप इसमें देख सकते हैं। ये उनके लिखने का ढंग होता था, लैंग्वेज अलग है तो इसलिए आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन ये लिखा हुआ ही है। इमेजिन्स, इमेजिन्स होता है कल्पना करो। यू लिव इन इमाम गाँव, आप इमाम गाँव में रहते हो। 3000 ईयर्स एगो, 3000 वर्षों पहले, एंड द चीफ हैड डाइड। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई, आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन, ये एक कल्पना है और ये इमेजिनेशन है उसी टाइम को लेकर। ओके।